फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रिलिएंट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग को क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें आपको अभी 10th का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इसकी वीडियो पढ़ चुकी हैं, और हमारे इस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इसकी एक वीडियो पढ़ चुकी है। और ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो बेस था, जो स्टार्टिंग का मटेरियल था, वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में, ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मटेरियल समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। तो मैं 2 मिनट में आपको पीछे वाला समझाता हूँ कि प्रकाश बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान होता है। एक स्रोत होता है प्रकाश का मानव निर्मित, ऐसी वस्तुएं इंसान बनाता है जिससे हमें वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होती है, वो मानव निर्मित स्रोत होता है। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी हम लोग जान चुके थे। तो परावर्तन की परिभाषा बच्चों 2 लाइन की थी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद जब वो उसी माध्यम में, उसी दिशा में, उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। इसमें 2 नियम थे कि जो किरण आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकराने के बाद वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते थे। और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती थी उससे यदि हम कोई लंब खींचें, कोई ऐसी रेखा खींचें जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे हम अभिलंब कहते थे। आपतित किरण के कारण बने कोण को हम आपतन कोण कहते थे, जिसे आई द्वारा प्रदर्शित करा जाता था। और परावर्तित कोण किरण के कारण बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते थे, जिसे आर के द्वारा प्रदर्शित करा जाता था। एक नियम हमने ये पढ़ा था कि आपतन कोण यानी कोण आर बराबर होता है परावर्तन कोण यानी कोण आर के, आई बराबर आर होता है। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण पहले होता क्या है। हम लोग घरों में देखते हैं कि हमारे घर में शीशा लगा होता है, बेड में शीशा लगा होता है, हम लोग बाजार से शीशा लेके जाते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, हमारे घरों में जो यूज होता है। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की क्या खास बात होती है, वो हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग डली हुई है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहली खास बात होती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, बता दूं आपको। एक तो आपका आभासी होता है और एक आपका वास्तविक होता है। ठीक है, ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, ये समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा आपका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। दूसरी बात, आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब आपका सीधा भी होता है, यानी जिस तरीके से वस्तु दर्पण के सामने रखी है, जिस तरीके से बिंब जो है वो दर्पण के सामने आपने रखा है, वो सेम टू सेम वैसे ही प्रतिबिंब बनाती है। यानी कभी आपने ये गौर भी करा होगा कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी मतलब नकली बनेगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है बच्चों वो है प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा आपने बिंब रखा है, जितनी बड़ी आपने वस्तु रखी है शीशे के सामने, दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण के सामने, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वस्तु के साइज के बराबर बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपने एक बिंब रखा, एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है। जब इसका आप बिंब बनाते हैं समतल दर्पण में इस तरीके से,
ये समतल दर्पण है। अब आपने क्या करा, इसका बिंब बनाया, सॉरी आपने इसके सामने बिंब रखा, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यह आपका समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में जो आपकी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, वो भी कितना बनेगा, वो भी आपका 20 सेंटीमीटर ही बनेगा। ये आपका बिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है। यानी फिर से समझते हैं एक बार हम लोग कि जितना बड़ा आपने दर्पण के सामने बिंब रखा है, जितना ही बड़ी आपने दर्पण के सामने वस्तु रखी है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, उतनी ही बड़ी इमेज जो है वो समतल दर्पण के सामने बनती है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हुआ होता है। इसी एग्जांपल से समझेंगे कि दर्पण के सामने जो आपने ये वस्तु रखी है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। यानी दर्पण, समतल दर्पण से जो बिंब की दूरी है, जो वस्तु की दूरी है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपका जो प्रतिबिंब बच्चों बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी जितनी वस्तु की दूरी आपने समतल दर्पण से रखी है, जितनी बीच की उनकी दूरी है, उतनी ही दूरी पे दर्पण के वो प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट हमारा, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने घर पे इसे करके भी देखा होगा, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है और हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, साइड चेंज हो जाती हैं और इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यानी आपने कभी देखा होगा कि आपने मोबाइल में फोटो खिंचवाया, ठीक है, आपने क्या करा, कैमरे से एक फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाने के बाद आप क्या देखते हो, आपकी साइड चेंज हो जाती है। आप कभी भी गौर करना, आप सेल्फी वाले कैमरे से अगर फोटो खींचेंगे तो आपका मुंह की जो साइड है वो उल्टी हो जाती है हमेशा। अब आप अगर प्लेन मिरर में अपना प्रतिबिंब बनाए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए, तो आपका जो सीधा हाथ होगा वो प्रतिबिंब में उल्टा हाथ दिखेगा और आपका जो उल्टा हाथ होगा वो प्रतिबिंब में सीधा हाथ दिखेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। यानी जिसमें साइड बदल जाती हैं, जिसमें पार्श्व बदल जाते हैं, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व उत्क्रमण बोलेंगे। एक बार फिर से इसे हम पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं, साइड चेंज जाती है और इस घटना को हम लोग पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण हम लोग जानते हैं क्या होता है, गोलीय का मतलब होता है गोल, यानी ऐसा दर्पण जो गोल हो। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है वो पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग की आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब अच्छे से समझना बिल्कुल, क्या आप मान लीजिए ये गोल खोखला गोला है, कांच का बना हुआ। ये किसका बना हुआ है, कांच का ये गोल खोखला गोला है। ये भी एक कांच का गोल खोखला गोला है। अब क्या करा, इसमें से हमने कुछ भाग इसका इस तरीके से काट लिया अलग। या आप जो लाल वाली लाइन देख रहे हैं, इससे क्या करा, हमने इसे काट के थोड़ा सा अलग कर लिया। इस वाले गोले में हमने ये करा, इधर से इसका थोड़ा सा कांच काट दिया और यहाँ से हमने लाइन खींच दी। अब हमें इस वाले भाग से कोई मतलब नहीं है,
मतलब किससे है, इस वाले भाग से। अब क्या कर दिया, इसका जो उभरा हुआ भाग है बच्चों, यानी ये ऊपर वाला जो भाग है, इस पे हमने चांदी या पारे की पॉलिश कर दी। आपको ये इस तरीके से जो दिख रहा है, ये बना हुआ ये वाला, इससे हमने क्या करा, चांदी या पारे की पॉलिश कर दी। यानी इसका जो एक भाग होता है उस पर पारे या चांदी की पॉलिश करके आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। यानी इस गोले के जो ऊपरी वाला भाग आपको ये दिख रहा हुआ कटा हुआ, इस पे हमने चांदी या पारे की पॉलिश करी और उसके साथ इसके ऊपर पेंट कर दिया आयरन ऑक्साइड का। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, अब क्या करा हमने, एक बार काटा, अब इसके अंदरूनी भाग पे हमने पारे या चांदी की पॉलिश करी और अंदरूनी भाग पे हमने आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि एक में उभरे वाले भाग पे पॉलिश करी जाती है, एक में अंदरूनी वाले भाग पे पॉलिश करी जाती है। अब समझना बात को। अब जो अंदर वाला आपका गोला होता है, यानी जो तल होता है अंदर वाला, यानी ये वाला जो तल है, इसी प्रकार के बने दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी जिसके ऊपरी भाग में पॉलिश होती है और अंदर वाला भाग में पॉलिश नहीं होती है, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसके अंदर वाले भाग में पॉलिश होती है, ऊपर वाले भाग में पॉलिश नहीं होती है, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब होता क्या है, पॉलिश करने से, पेंट करने से फायदा क्या होता है बच्चों? फायदा ये होता है कि जिस दर्पण में हम जिस भाग पे पॉलिश करते हैं वो तो उसके ऊपर आप नहीं देख सकते, लेकिन जो अंदर वाला भाग होता है, यानी जिस भाग में पॉलिश नहीं होती है, इधर समझिए आप कि इस वाले भाग में हमने क्या करा, पॉलिश कर दी। अब जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग अंदर वाला जो बच्चों है, जो आपको दिखा रहे हैं, ये वाला भाग जो है, इस वाले भाग में जो अंदर वाली सतह है, जो अंदर वाली साइड है, ये चमकदार हो जाती है। कैसी जाती है? चमकदार हो जाती है। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि यदि किसी दर्पण में कोई चमकदार सतह हमें मिलती है तो उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरी तरफ आप समझिए कि अब इसमें हमने क्या करा, अंदरूनी वाले भाग में पॉलिश कर दी। अब इसका ये जो बाहरी वाली सतह है, ये वाली सतह जो है, ये वाली आपकी चमकदार हो जाएगी। क्यों चमकदार हो जाएगी? क्योंकि इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश है। जब अंदर वाली साइड में पॉलिश होती है, ऊपर वाली चमकदार हो जाती है। जब ऊपर वाली साइड में पॉलिश होती है तो अंदर वाली सतह चमकदार हो जाती है। इस वाले दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं, जिसके अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसकी ऊपर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। यानी आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अच्छे से समझेंगे एक बार फिर से कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के वो कटे हुए भाग होते हैं जिनकी एक साइड पे हम लोग चांदी या पारे की पॉलिश करते हैं और पॉलिश करने के बाद में आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, उनका जो दूसरा वाला साइड होती है, उनके जो दूसरा वाला भाग होता है वो चमकदार हो जाता है। और चमकदार होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं। ठीक है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो अभी आपको बढ़ाया भी था, दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। चलिए, एक प्रकार आपका होता है अवतल दर्पण और एक जो दर्पण होता है बच्चों दूसरा वाला, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण की हेडिंग डालते हैं। चलिए एक हम चित्र बनाते हैं पहले।
अभी आपको पढ़ाया था कि अवतल दर्पण जो होता है उसके बाहरी वाले भाग पे पॉलिश होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाहरी वाला जो भाग होता है उस पर पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश करने के बाद में आप एक इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद मान लीजिए ये सी है, क्या होता है अभी आगे बढ़ाएंगे। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, अब जब ये प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ पड़ेगी तो आपको पता है उसी माध्यम में उसी एंगल के साथ वापस हो जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी क्या होता है अवतल दर्पण में कि इसके ऊपरी वाले भाग पे पॉलिश होती है और जो अंदरूनी वाला भाग होता है वो चमकदार होता है। अभी हमने पढ़ा कि अंदरूनी वाले भाग से इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी यहाँ से एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद मान लीजिए ये बिंदु था जिस पे जाके ये मिली, इसे O मान लो, और मिलने के बाद में क्या होता है, उसी कोण के साथ में उसी माध्यम में ये किरण वापस चली जाती है। लिख लेते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ऊपरी भाग पे, ऊपरी जो भाग होता है ऊपरी भाग पर पॉलिश होती है, पॉलिश होती है तथा अंदर का भाग चमकदार होता है। जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। अगली हमारी जो हेडिंग है वो है उत्तल दर्पण, जो दूसरा टाइप है दर्पण का। इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में एक आप इस तरीके से दर्पण बनाइए, इसमें बिल्कुल उल्टा है। अभी इसमें बाहरी भाग पे पॉलिश थी, अब इसमें बच्चों अंदरूनी भाग पे पॉलिश हो जाएगी। मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण मान लो आप आपतित करते हैं, पहले एक लाइन खींच लेते हैं हम सीधी। अब यहाँ पर से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस बिंदु O पे, आपतित होने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, तो ये आपको पता है आपतित किरण कहलाती है। और ये परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि इस वाले भाग में क्या होता है, ये उत्तल दर्पण है, इस वाले भाग में अंदरूनी भाग पे पॉलिश होती है और ऊपर वाला पृष्ठ जो होता है वो चमकदार होता है। इसी पे प्रकाश की किरण आपतित होगी बाहरी वाले पृष्ठ पे, और आपतित होने के बाद इसी डायरेक्शन में उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस दर्पण से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बारे में लिख लेते हैं, ऐसा दर्पण जिसमें अंदर वाले भाग से या अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है तथा ऊपर की सतह
चमकदार होती है। जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण में ऊपरी भाग पर पॉलिश होती है, अंदर का भाग चमकदार होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऐसा दर्पण होता है जिसमें अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है, ऊपर की सतह चमकदार होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है।